हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों सेकंड पेपर लेकर आ गए मैथ का। सेक्शन ए आज कराएंगे पूरा। जैसा आपको पता होगा कि सेक्शन ए में कुल 24 क्वेश्चन होते हैं और उन सारे 24 क्वेश्चन को आज हम हल करा देंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या, यहाँ पे 1 से लेकर लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द प्रॉपर अल्टरनेटिव्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है फिलअप्स करना है, यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ 4 क्वेश्चन हमने लिख दिया है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 16। If 5 is added to its denominator, it reduces to 1/2, then that fraction is each। इसके कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता है किसी फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर दूसरा डिनोमिनेटर। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे a/b लिखा है तो मतलब इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ये बातें सबको आती होगी क्योंकि 3rd 4th का क्वेश्चन है तो आना तो चाहिए आपको। तो ये बातें सबको आती है। तो आइए इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उसके बाद आंसर इसका लाते हैं। देखिए आपको पता है सम ऑफ न्यूमरेटर, यानी कोई एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सम पूछ रहा है। दोनों का सम कितना है भैया, 16 है। तो अगर हम न्यूमरेटर को x मानते हैं, डिनोमिनेटर को y, तो दोनों का सम कितना हो गया, 16। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। फिर सेकेंड टाइम में कह रहा है इफ़ 5 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। भाई अगर हमारा x/y है, ये फ्रैक्शन है, हमने माना है न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं ज़्यादा, इसमें केवल आंसर आपको लिख देना ऑप्शन, लेकिन इसलिए शॉर्ट में सॉल्व कर देते ताकि आपका पूरा जो डाउट आपके माइंड में है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए x/y है, कह रहा है कि 5 इज़ एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसमें क्या ऐड करना है 5। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 इज़ एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, इट रिड्यूसेस टू 1/2। अब ये फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1/2। तो सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा और हम चेंज कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2x इज इक्वल टू, इसका 1 में हो जाएगा तो y + 5 आएगा, या इसको हम लिख देते हैं 2x - y इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन 2, इसको यही मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एलिमिनेशन मेथड से आप करिए, यहाँ पे y दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और साइन चेंज है तो ऐसे हम कट कर देते हैं। 1x 2x मिलके 3x होता है क्योंकि दोनों प्लस है। 16 और 5 मिलके 21 होता है, 3 7 जा 21। इसका मतलब x की वैल्यू 7। मतलब क्या, x की वैल्यू 7 का मतलब क्या, x की वैल्यू 7 का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर हमने x माना था तो न्यूमरेटर हमको 7 मिल गया। अब क्या कह रहा है इसमें, अब हमें इसमें y की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर को लाना है। अगर इस x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया तो हो जाएगा 7 + y, क्या हो जाएगा 7 + y = 16, और 7 को राइट में ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो बचेगा हमारा 9। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर 7/9 है, ये C वाला, ये आपका क्या है, करेक्ट है। आइए हम सेकेंड क्वेश्चन को करके दिखाते हैं आपको। हम लिख सकते हैं अल्फ़ा × 1/α इज इक्वल टू C/A। बात क्लियर, इसको कट करेंगे बचेगा 1 इज इक्वल टू C हमने यहाँ लिख दिया। ये C की वैल्यू K है, B की वैल्यू -13 है और A की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या है, K, और A की वैल्यू क्या है, 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो K इज इक्वल टू 6 आ जाता है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर C है वो क्या है, करेक्ट है। इस तरह से आप अल्फ़ा × 1/α करके करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ए गिवन AP इफ़ D इज इक्वल टू 5 देन A18 - A13 इज इक्वल टू हाउ मच। देखो यहीं पे इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था कि A18 जो होता है उसे हम A + 1 कम करके 17D लिख देते हैं।
समझ लीजिए। उसी तरह से अगर A13 लिखना है तो A+12D इसको हम लिख सकते हैं। दोनों का माइनस पूछ रहा है, दोनों क्या पूछ रहा है? माइनस। हमने यहाँ पे लिखा A18 माइनस A13 इज इक्वल टू, माइनस कर रहे हैं तो पहले वाला तो जैसा है तैसा ही रहेगा, दूसरे वाले में दोनों में क्या लग जाएंगे? माइनस। देखो माइनस करेंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, वो तो वैसा ही रहेगा। ए को ए से कट कर दिया, 17 में से 12 निकलेगा तो 5D बचेगा मेरे हिसाब से। 12 5 17, 17 माइनस 12 इज इक्वल टू 5D। अब A18 माइनस A13 इज इक्वल टू 5 इंटू डी की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए 5 दिया है, तो जहाँ D है वहाँ पे 5 लिखते हैं, 5 5 25 आ जाता है। इसका मतलब A18 माइनस A13 की जो वैल्यू है वो क्या है? 5 आएगी। ये ऐसा नहीं लिखते हैं, 0 नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 1 3 3। यही कर देता हूँ, ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1 होता है, ये हमारा x2 होता है, ये हमारा y2 होता है। आपको समझ में आना चाहिए। और जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है ना, वो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। रखिए वैल्यू, सॉल्व करिए, आंसर आएगा x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 अपॉन 2 और y इक्वल टू भी हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 2, क्योंकि y1 और y2 भी यही दिया गया है। तो 3 1 4/2, 4/2 कट करिए, 2 2 जा 4 यानी 2 और 2 आ गया। क्या आ गया? 2 और 2। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है। दोस्तों फिलिप्स वाले छठे क्वेश्चन पर हम पहुँचते हैं। क्वेश्चन दिया है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें लिखना है, ऑप्शन है sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा। पहले मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, बहुत आसान है। देखिए 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1/सेक स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है? cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। आंसर आएगा cos स्क्वायर थीटा। बराबर, आगे चलिए। यूजुअली फॉर एनी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो फार्मूला होता है मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन माइनस मीन। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज डैश। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है 2 1 4, इन्हीं ऑप्शन में से आपको ढूंढ के एक आंसर लिखना है। तो देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो हमेशा 2 ही होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 ही हो जाएगा, उसका HCF छोड़िए। 8वां देखिए द ग्राफ ऑफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज ए डैश डैश। ये क्या होगा? लाइन होगा या पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा या पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा? आपको पता होना चाहिए पैराबोला इस तरह से एक अपवर्ड्स की तरफ खुलता है, दूसरा डाउनवर्ड्स की तरफ खुलता है। ये इसका जो ये दिया गया आपको px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस तरह से बनेगा या फिर इस तरह से बनेगा, वही हमको दिखाना है। अपवर्ड्स है कि डाउनवर्ड्स है? लाइन का तो कोई संभावना है ही नहीं, तो हम अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स की बात करते हैं, अभी पैराबोला की। तो आप जानिए स्टैंडर्ड फॉर्म एक होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू, पैराबोला का हो जाएगा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो जाता है। अभी इसमें 2 कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। पहला कंडीशन देखो, यहाँ पे जो a है, a की वैल्यू वेयर, यहाँ लिख देते पूरी बातें, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b एंड c आर कोएफिशिएंट्स होते हैं। ये बात आप समझिए। अब आइए फर्स्ट में होता क्या है, अगर इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 1 तो हो जाएगा पैराबोला, क्या हो जाएगा? पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। सेकेंड है इफ़ a इज़ लेस देन 1, सॉरी 1 नहीं 0, a इज़ ग्रेटर देन 0, a इज़ लेसर देन 0, तो पैराबोला क्या हो जाएगा?
पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ इस इक्वेशन और इन दोनों इक्वेशन का हम इनको क्या कर लेते हैं, बैलेंस, मतलब दोनों का एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंपेयर। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पर b और यहाँ b = 4 हो गया और इस की वैल्यू 3 है। तो आपको कंपेयर करने आता होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जो a की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही। क्या आ रही है, 1। और हम जानते हैं कि जो 1 होता है 1 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर 1 0 से ग्रेटर है इसका मतलब हम ये भी जानते हैं कि a > 0। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। अगर 1 0 से ग्रेटर है तो a भी 0 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, ये आपका सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। आइए 9th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडे इज। अगर किसी भी साल का जनवरी मंथ की बात करता है और जनवरी मंथ में पूछता है कि 5 संडे आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ऑप्शन दिया 1/7, यानी एक सप्ताह में 1 बार आ सकता है, या एक सप्ताह में 2 बार आ सकता है, एक सप्ताह में 3 बार आ सकता है। 3 बार की बात नहीं है, वो 3 में डिवाइड देंगे तो कितने %, मतलब कितना उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होता है तो 3 में करेंगे तो 0.4 ऐसा कुछ आएगा। इतनी प्रोबेबिलिटी उसकी हो सकती है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, आइए यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी = नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितने आउटकम्स, कितनी बार आने की प्रोबेबिलिटी है, कितनी बार वो आ सकता है, कितना बचा हुआ नंबर है, भी दिखाते हैं। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना होता है। देखो मैं आज आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर जनवरी मंथ की बात किया है तो आपको पता होनी चाहिए जनवरी में कुल 31 डेज होते हैं और 1 वीक में कुल 7 डेज होते हैं। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो 31 में 7 का हमने डिवाइड कर दिया, 7 4 = 28 आया, यहाँ पे रिमाइंडर में 3 बचा आपका। रिमाइंडर क्या बच गया, 3। ये तो 4 तो निकल गए, 28 डेज निकल गए, बचा 3 डेज। कितना डेज बचा, 3 डेज बचा। अब देखिए ये टोटल क्या फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 3 है अपॉन। अब वीक की बात करते हैं, एक वीक में कितना डेज होता है, 7 डेज होता है। तो 3/7 कितना आसानी से आपको हमने निकाल के दिखा दिया। करना क्या है, जनवरी में जितने डे होते हैं उस डे में 7 का डिवाइड कर देना, जो रिमाइंडर आएगा उसको न्यूमरेटर, और बाकी ये हमको पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं तो 7 डेज में 3 बार आने की संभावना ऐसी हो सकती है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगर यहाँ पे लिख देता संडे जगह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी लिखता, सारे का आंसर आपको इसी तरह से मिलता। आइए, इफ़ साइन अल्फा = 1/√2 एंड कॉट बीटा = 1, देन अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा। ध्यान दीजिए, हमको यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल के दोनों का सम कर देना है। जो आंसर आएगा इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई होगा। तो आइए मैं सॉल्यूशन करके आपको दिखाता हूँ। साइन अल्फ़ा = 1/√2। साइन अल्फ़ा तो लेफ्ट साइड साइन अल्फ़ा ही रहेगा। 1/√2 साइन में 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो जहाँ 1/√2 है वहाँ मैं लिख देता हूँ साइन 45 डिग्री, क्योंकि 1/√2 साइन 45 डिग्री 1/√2 था। जहाँ 1/√2 है उसको हटा के हमने साइन 45 रख दिया। अब देखिए यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, ऐसा काटा तो नहीं जाता है पर आप समझ लीजिए कि कट गया। ठीक है, बचा क्या, अल्फ़ा = 45 डिग्री। एक हमको यहाँ पे मिल गया। दूसरा कॉट बीटा निकालते हैं, तो कॉट बीटा = 1। अब कॉट बीटा तो कॉट बीटा ही रहेगा। कॉट में किसकी वैल्यू 1 होती है, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। किसकी होती है, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। कट गया तो बचा हमारा बीटा = 45 डिग्री। अल्फ़ा बीटा दोनों वैल्यू मिल गई। हमको अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा था, समझ लीजिए। अल्फ़ा = 45, बीटा = 45, दोनों को जोड़ दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा = दोनों की वैल्यू 45 + 45 = 90 डिग्री। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें का।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इफ एक्स वाई इक्वल टू 13.8 सेंटीमीटर एंड वाई जेड इक्वल टू 10.7 सेंटीमीटर एंड जेड डब्ल्यू इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। हमको एक्स डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी। पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना लेता हूँ, ज़्यादा इसको डीप में नहीं जाना है, बल्कि थोड़ा समझ लेना है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई हमारा है 13.8 सेंटीमीटर, वाई जेड हमारा है 10.7 सेंटीमीटर और जेड डब्ल्यू हमारा 7.5 सेंटीमीटर। इसको हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला छोटा सा होता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्या होता है, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribes a circle is supplementary। मतलब क्या, अगर अपोजिट साइड को, मतलब क्या मीन्स हो जाएगा हमारा, बताता हूँ। एक्स वाई को अगर हम डब्ल्यू जेड के साथ ऐड करते हैं तो एक्स डब्ल्यू जो है इसकी वैल्यू वाई और जेड के साथ इक्वल हो जाएगी। तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं 13.8 सेंटीमीटर, डब्ल्यू जेड की रखते हैं 7.5 सेंटीमीटर। एक्स डब्ल्यू की निकालनी है, वाई जेड की हमको पता है, वाई जेड की कितनी है 10.7 सेंटीमीटर। इसको जोड़ दीजिए, 5 8 5 13 कैरिया 1 7 8 8 और 3 11 121 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू प्लस 10.7 सेंटीमीटर। यहाँ से एक्स डब्ल्यू निकालते हैं तो 21.3 सेंटीमीटर माइनस 10.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा जाएगा 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, 10.6 सेंटीमीटर, जो कि इसमें दिया गया हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज डैश डैश डैश। क्या होगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर का मीन जो होगा वो क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया n+1/2, दूसरा सेकेंड ऑप्शन n+1 और n²/2। देखो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैं AP बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, AP, फर्स्ट n नंबर का AP हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 डैश डैश n। पहले मैं इसका सब निकाल देता हूँ। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू, ऐसे एक नंबर का क्वेश्चन है इसलिए बहुत सारी बातें नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे n/2 ही रहेगा, 2a ये हमारा a होगा, n तो n ही रहेगा, d इसमें से एक माइनस करेंगे तो भी एक ही आएगा। कितना आएगा माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ हो गया मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू n/2, 2 1 जा 2 प्लस n-1 ही बचेगा यहाँ पे। तो इसको हम लिखेंगे n/2 n प्लस यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब मीन की बात कर रहा है, अरे भाई मीन है यार, मीन पूछ रहा है ना, तो कुछ नहीं, जो है सब में, क्योंकि n टर्म्स तक के नंबर हैं, नंबर की संख्या क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर, n नंबर, हाउ मेनी नंबर, n, इनफाइनाइट नहीं, n नंबर। अब n में कितना हो सकता है पता नहीं, तो अगर यहाँ पे n/2 लिखा है तो n का ही डिवाइड होगा, तो मैंने n का डिवाइड कर दिया, बचा ब्रैकेट क्या n+1। अरे भाई क्या है, टोटल नंबर का डिवाइड करना है, कितने नंबर, सारे नंबर का सम, फिर जितने नंबर हैं उनका डिवाइड करना। तो सारे नंबर का सम तो हमने निकाल दिया, क्या आ गया n/2 n+1। अब इसका भी हमें कितने टर्म्स हैं, जितने टर्म्स होते हैं उतने का डिवाइड करना होता है, तो कुल n टर्म्स है इसलिए हमने n का डिवाइड किया, ये कट गया, इसको लिखेंगे n+1/2। ये हमारा मीन हो गया, इसका मतलब n+1/2 ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, करेक्ट है।
दोस्तों क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 to 16 यानी देयर आर 4 सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमको इसके ट्रू और फॉल्स बताना है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पे लिखा है 9 + √5 1 ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 9 - √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। यह इरेशनल नंबर है या रेशनल है तो रेशनल, लिखा है इरेशनल, वो बोला इरेशनल है, हमने लिखा है फॉल्स, इसका मतलब इरेशनल नहीं होगा, रेशनल होगा। रेशनल कैसे होगा? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a + b और a - b हमको दिखाई दे रहा है। तो a² यानी 9 9 = 81 माइनस √5 का स्क्वायर होगा तो रूट हट के बचेगा 1 5 बचेगा 5, तो बचा कितना 76 हुआ। तो 76 तो किसी रूट के अंदर है नहीं, रूट के अंदर नहीं है तो क्या हो गया? रेशनल है, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? इरेशनल है, इसलिए क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एट द मोस्ट n + 1 जीरो। ये फॉल्स है कि ट्रू है? ये फॉल्स है। कह रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री n है, तो उसके कितने जीरोज होंगे? भाई ध्यान से देखिए, अगर यहाँ ax² + bx + c = 0 होता है तो हाईएस्ट पावर डिग्री 2 होती है, तो इसके 2 रूट मिलते हैं, 2 जीरोज फाइंड होते हैं। अगर इसी पर an² + bxn ऐसा करके जो भी हो, मान लीजिए अगर पावर में हाईएस्ट पावर n आ गया, इसको छोड़ दिए, हाईएस्ट पावर में अगर n आ गया तो इसका मतलब उसके केवल n ही जीरोज होंगे, एक एक्स्ट्रा जीरोज नहीं होता है। लेकिन यहाँ अगर n है, डिग्री n है, तो n जीरोज लिखा होता तो ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे n + 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है तो 2 ही इसके जीरोज हैं। अगर इस तरह से वो ax³ + bx² + cx + d = 0, तो हाईएस्ट रूट कितना है भाई साहब? 3 है। हाईएस्ट रूट अगर 3 है तो 3 जीरोज मिलेंगे, 2 रूट है तो 2 जीरोज मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे n रूट है तो n जीरो मिलेंगे, न कि n + 1। इसलिए लिख दिया n + 1, इसलिए क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी क्यों ऐसा हो रहा है। वैसे तो मैं भी ट्रू फॉल्स लिख के छोड़ देता, लेकिन नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि आगे ट्रू फॉल्स आया कहाँ से। नंबर 3, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y - 8। यहाँ x की वैल्यू है ही नहीं। जब x की वैल्यू नहीं है तो वह पैरेलल टू x एक्सिस के होगा, इसका मतलब ये ट्रू होगा। नंबर 4, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल एलिमेंट्री इवेंट। जितने भी इवेंट होते हैं सारी इवेंट को जोड़ लिया जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसका मतलब 1 है, इसलिए भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है इफ़ k - 3 k + 7 2k + 7 और 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू क्या होगी? देखिए यहाँ पे सब नंबर दिए गए हैं, लेकिन ये बेचारा वेरिएबल हो गया k। अब k कितना है उसी को हमें यहाँ पे बताना है। तो आइए देखिए यहाँ पे दिया है ये जो k - 3 k + 7 2k + 3 है ना, ये सब AP है। क्या है ये? AP लगातार, यानी कि अगर a को देखा जाए तो a = हमारा k - 3 है और d = क्या होगा? सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस, यानी कि k + 7 - k - 3, तो k कैंसल, d = क्या हो गया? 4। यहाँ पे लास्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है? ये लास्ट, 3 ही टर्म दिया है इसके अंदर, ये लास्ट टर्म हो गया। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं L = a + n - 1 × d। L की वैल्यू यहाँ से हम ले लेते हैं, लास्ट टर्म है तो 2k + 7 ले लिया हमने यहाँ से, = a की वैल्यू k - 3 हो गई प्लस n कितने टोटल कितने हैं? 1 2 3, तो ये क्या होगा? 3 - 1 × d। d कितना है? 4। यहाँ हो जाएगा 2k + 7 = k - 3। इसको देखिए 3 में से 3 - 1 = 2, 2 4 = 8 प्लस 8 हो गया। k को उठा ला इधर, 2k - k = 8 में से 3 निकलेगा तो 5, ये आएगा तो ये आएगा तो 8 में से 3 गया 5, ये आएगा तो 2। दोस्तों यहाँ जो हमने d की वैल्यू फाइंड किया था, वैल्यू हमारी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, हाँ, सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत हो गया। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो k + 7 में से फर्स्ट को माइनस किया तो ये प्लस का तो माइनस हुआ, लेकिन इस माइनस वाले को हमने प्लस नहीं किया, इसलिए हमारा पूरा आंसर क्या हो गया? रॉन्ग आ रहा है। यहाँ क्या रख देंगे? 10 रख देंगे। बात समझ में आ रहा है?
देखो जहाँ जहाँ डी वहाँ 10 रख देखिए, डी 10 आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 20 है। अब देखिए यहाँ बचेगा हमारा क्या 17। अब यहाँ से 2k 17 बचा बराबर, यहाँ बचा 17, 2k माइनस के इजक्वल टू होगा 17, ये 7 आएगा तो -7 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2k माइनस 1 इजक्वल टू k इजक्वल टू 10। अब देखो करेक्ट है ना, देखिए L इजक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू 2k प्लस 7 ये लास्ट टर्म है, प्लस a की वैल्यू हमने यहाँ लिखा है k माइनस 3 प्लस n। टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ से 10 मिली है। इसको सॉल्व किया k माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 इजक्वल टू 2, 2 10 जा 20 और 20 माइनस 3 इजक्वल टू 17। ये इधर आएगा तो माइनस, ये घटेगा सब्ट्रैक्ट होगा, k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, इफ PA माइनस PA बार इज इक्वल टू 0.2 फाइंड PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट होगा, 2PA इज इक्वल टू 1.2, PA इज इक्वल टू 1.2 इक्वल टू 2 6 12 और आ गया हमारा PA बार इज इक्वल टू 0.6। देखो क्लियर है ना, यहाँ पे हमने ये हमको दिया है और हमको ये पता है कि PA प्लस PA बार इक्वल टू 1 होता है। दोनों इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया, ये कट गया, इस आपस में जुड़ गया। 2PA इक्वल टू 1 में 0.2 प्लस करेंगे 1.2 आएगा और 2 इधर आके डिवाइड कर दिया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट द मिड वैल्यू ऑफ क्लास 30 एंड 40। 30 और 40 के बीच की मिड वैल्यू होती है कुछ नहीं, मिड वैल्यू निकालने के लिए होता है मिड वैल्यू इज इक्वल टू दोनों का सम करके उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 35। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh, ये तो आपको पता रहेगा, आप निशान लगा लेंगे। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर फाउंड बाय एन आर्क लेंथ 1/2rl और ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2πr। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेक्शन समाप्त हुआ। सेक्शन बी में हम लेकर आएंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दूर तक शेयर करें। धन्यवाद।